आदेश पालन करने का प्रयास करूंगा। सभी पत्रकार बंधु और जो भविष्य के पत्रकार होंगे, आप सबको मेरा सादर नमन प्रणाम। जिंद आकर और CRS यूनिवर्सिटी में आकर अच्छा लगा। पहली बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर हरियाणा की धरती वैसे भी वीरों की धरती है। मेरे प्रोग्राम का नाम दो टूक है और हरियाणा के लोग भी दो टूक कहने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए हरियाणा के साथ विशेष प्यार, विशेष लगाव होना बड़ा स्वाभाविक है। मेरे इससे पहले कि मैं कार्यक्रम में आगे जाऊं, सबसे पहले मैं भारत माता का चित्र लगा है, देव ऋषि नारद जी का चित्र लगा है, माँ सरस्वती की प्रतिमा है, सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। देव ऋषि नारद जयंती के कार्यक्रमों से मुझे पिछले कई वर्षों से लगातार जुड़ने का अवसर मिलता है, नए नए और कुछ पुराने पत्रकारों से मिलने का अवसर मिलता है और इसी बहाने पत्रकारिता पर कुछ दो टूक चर्चा हो जाती है आज के वर्तमान संदर्भ में और पत्रकारों के दायित्व के संदर्भ में। तो देव ऋषि नारद जी को स्मरण करके ये एक पावन काम है जिसमें हम लगातार लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक श्रृंखला बन गई है, वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड डे होते हैं, कभी प्रेस फ्रीडम डे होता है, ऐसे बड़े सारे दिन होते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में मुझे लगता है देव ऋषि नारद जी को याद करना और उनको स्मरण करके पत्रकारिता के उद्देश्य, उनके कर्तव्यों को स्मरण करना और लोगों को प्रेरित करना, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता जो विश्व संवाद केंद्र इस समय देश भर में कर रहा है। मेरा जो यहाँ पर जब मेरा परिचय दिया जा रहा था, तो जिन शब्दों के साथ मेरा परिचय दिया गया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मालूम नहीं इतने सम्मान का हकदार हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से परिचय दिया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। लेकिन जब लवलीन मैम या जो है मेरे परिचय दे रही थी, तो उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, निष्पक्षता और निर्भीकता। उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया। मैं निर्भीकता तो बड़ी जरूरी है, पत्रकार के ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, तो निर्भीकता तो चाहिए, निर्भीक होना चाहिए पत्रकारों को और निर्भीकता से बात करनी चाहिए। लेकिन मैडम ने एक जो शब्द इस्तेमाल किया निष्पक्षता, उस पर मैं थोड़ा जरूर अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूं। निष्पक्षता का मायने क्या होता है समझने की जरूरत है। अभी कल तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात थे, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, दोनों तरफ से जो है युद्ध जैसे हालत थे। क्या ऐसे में मैं निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका निभाऊं? नहीं, मैं भारत के पक्ष में खड़ा पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूं। इसी तरह से अगर देश में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, तो मैं धर्म के पक्ष में खड़ा पत्रकार बनना पसंद करूंगा, निष्पक्ष पत्रकार बनना पसंद नहीं करूंगा। सच और झूठ का संघर्ष चल रहा है, तो मैं सच के साथ खड़ा रहना पसंद करूंगा, मैं झूठ के साथ या झूठ को नजरअंदाज करके निष्पक्ष पत्रकार मैं बनना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं निष्पक्ष कतई नहीं हूं, मैं सच के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं और मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। मेरी पूरी पत्रकारिता उसी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए कि मैं देश के लिए कैसे काम करूं, धर्म के लिए और समाज के लिए कैसे काम करूं। देखिए, ये बड़ा निष्पक्षता शब्द जो है ना, इसको समझना चाहिए। और क्योंकि यंग जर्नलिस्ट है, उनको भी मैं एक बात, और अभी मैडम ने एक बात और कही, उन्होंने कहा सत्ता से सवाल, उन दो चीजों को मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, निष्पक्षता है वो फैक्ट्स की होती है, तथ्यों की होती है। किसी पत्रकार को तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप निष्पक्ष, अगर मान लीजिए तथ्य क्या है, तथ्य आपके सामने है, फैक्ट्स आपके सामने है, फैक्ट्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। पत्रकार की इतनी जिम्मेदारी है। देखिए क्या होता है, आप कोई अखबार, कोई भी अखबार खोलेंगे तो उसमें दो चीजें होती है, एक न्यूज होता है, एक व्यूज होता है, एक रिपोर्ट होती है और एक संपादकीय होता है। जो रिपोर्ट होती है उसमें एक रिपोर्टर न्यूज दे रहा होता है, तो रिपोर्टर का काम है कि जो फैक्ट्स हैं, जैसे नारद जी करते थे कि जो फैक्ट्स है वो जाकर बता देना, उसमें कोई उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना, वो रियली रिपोर्टर थे।
तो वो जाकर बात को रख दिया, फैक्ट्स रख दिए, उसका जो परिणाम होगा वो अलग है। तो रिपोर्टर का काम फैक्ट्स को एज इट इज रखना है, लेकिन संपादक जो है संपादकीय दृष्टि देता है हर खबर पर। तो जब आप रिपोर्टर होते हैं तो फैक्ट्स के साथ खड़े रहिए, जब संपादक होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उन फैक्ट्स के आधार पर एक दृष्टि देनी होती है, उन फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करते हुए समाज को एक दृष्टि देनी होती है। तो आप वहां पर निष्पक्ष हो ही नहीं सकते, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, वहां आपको सही और गलत का भेद बताना पड़ेगा। और आज भी देखिए पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से इस देश में या पूरे दुनिया में जो कुछ हो रहा था, पहले 22 तारीख को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष जो भारत के सैलानी थे उनको धर्म पूछकर मारा, उसके बाद भारत ने उनके जो टेररिस्ट ठिकाने थे उन पर हमला किया। तो उस वक्त क्या हो रहा था जब ये अटैक हुआ, तो आप सोचिए कि वो टेररिस्ट अटैक हुआ उस समय इस देश में किस किस तरह से वातावरण को खराब करने की कोशिश की गई। और आतंकवाद को लेकर के हम आज से नहीं, और दुनिया तो आज भी बटी हुई है, ये जानकर हैरानी होती है, दुख भी होता है। पहलगाम में जब ये आतंकवादी वारदात हुई, उसके बाद बीबीसी जैसे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो उन लोगों को जिन्होंने 25-26 लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दी, उनको बीबीसी आतंकवादी नहीं कह रहा था। अब इससे ज्यादा घटिया शर्मनाक पत्रकारिता क्या हो सकती है? वो अपने आप को दुनिया का बड़ा मीडिया संस्थान कहता होगा, लेकिन अगर आप एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह सकते तो मुझे लगता है कि आपकी पत्रकारिता बेशर्म पत्रकारिता। आपको यह नहीं तय कर पा रहे हो कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद जो है किस तरह से काम करता है और आतंकवादी किस माइंडसेट के होते हैं। अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप किस तरह के पत्रकार। और उस वक्त जिस तरह का भारत जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कई लोगों ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। मैं नाम नहीं लेता आज, क्योंकि आज वो दिन नहीं है, लेकिन कई लोगों ने कहा क्योंकि भारत में एक ऐसी सरकार है जो ऐसा करती है वैसा करती है, इसलिए जो है ये आतंकी घटना हुई। आप आतंकवाद की घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम पाकिस्तान जैसा एक आतंकवादी मुल्क कर रहा है, जो वहां के आतंकी संगठन कर रहे हैं, आप उनको विचारों का गोला बारूद इस्तेमाल करने दे रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आज ये माहौल नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है अच्छी तरह से जब ये बहुत ऐसी सिचुएशन थी दोनों देशों की तरफ से, जब लगातार जो है घात प्रतिघात हो रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सेना ने अपने समर्थन में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाया और दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाकर भारत के कुछ नेताओं के बयान चलाए। और ये कहा उन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ये जो पहलगाम आतंकी हमला है या इससे पहले पुलवामा आतंकी हमला जो भारत में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी और ये तो हिंदुस्तान वाले खुद करवाते हैं जी। और उसने कहा कि हम नहीं कह रहे, और एक एक करके उन्होंने भारत के तमाम नेताओं के, भारत के यूट्यूबर्स के, अभी भाई साहब कह रहे थे यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे, चावड़ा जी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आपका एक एक शब्द कितना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे कई यूट्यूबर्स भारत के हैं, उनके टेप चलाए गए और कहा गया कि ये देखो ये लोग जो कह रहे हैं उससे साबित होता है कि पहलगाम में तो भारत ने खुद ही मरवाए। आप सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? भारत के लोगों के बयानों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश। क्या हम इस तरह की पत्रकारिता करें? क्या हम इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयान दें? क्या हम इस तरह के वीडियोस बनाएं? कल को पाकिस्तान, कल को चीन हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल करें, तो फिर यह है कि हम किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? हम इस देश के लिए तो पत्रकारिता नहीं कर रहे। बीबीसी जैसा पत्रकार संगठन कहता है कि भाई पत्रकारों का कोई राष्ट्र नहीं होता, ये उनका अपना कॉन्सेप्ट है। वो कहता है पत्रकार राष्ट्र से ऊपर होता है। और दुर्भाग्य से भारत में भी कई ऐसे पत्रकार हैं, कुछ भारत के बड़े बड़े पत्रकार कुछ साल पहले तक बड़ा ठोक के कहते थे नहीं मैं तो पत्रकार हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई देश नहीं है, मैं तो देश से ऊपर हूं। लेकिन वही पत्रकार ना
देश की सरकार से सुविधाएं लेने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमको एक कोठी मिल जाए, हमको एक कार्ड मिल जाए, हमको फ्री में जो है ट्रेन की टिकट मिल जाए, वही भारत सरकार के आसपास चक्कर लगाते थे जो कहते थे हमारा देश नहीं है। ये क्या है? आपका देश नहीं है। बीबीसी क्यों कहता था? बीबीसी देखिए, बीबीसी इसलिए करता है क्योंकि बीबीसी का उसमें कमर्शियल एंगल है, क्योंकि बीबीसी दुनिया भर के मुल्कों में फैला है और उसका दुनिया भर में कारोबार है, तो इसलिए बीबीसी ऐसा कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका भारत का पत्रकार थोड़ा थोड़ा ऐसी बात करे जिसमें भारत के लोगों को भी मजा मिलता रहे। अमेरिका का पत्रकार थोड़ी थोड़ी ऐसी बात करे कि अमेरिका, लेकिन उसको यह भी देखना है कि भारत का पत्रकार ऐसी रिपोर्टिंग ना करे कि वो पाकिस्तान में बीबीसी को लोग गाली देने लगे। तो वो इस तरह से अपने कमर्शियल एंगल को देखकर काम करता है। लेकिन मैं भारत का पत्रकार हूं, मेरा तो राष्ट्र है, भारत मेरा राष्ट्र है, भारत मेरी पुण्य भूमि है, भारत भूमि मेरी माँ है, भारत माता मेरी माँ है। मैं जो काम करूंगा इसके पक्ष में करूंगा, इसके हित को ध्यान में रखकर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर मैं इस देश का क्यों नागरिक हूं? क्या इस देश के प्रति, इस देश के समाज के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है? मेरा बिल्कुल दायित्व है। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई थी? आप सब लोग पत्रकारिता के जो स्टूडेंट है, आप लोग पढ़ते होंगे। भारत में जर्नलिज्म शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना था। इसी उद्देश्य से तो शुरू हुआ। और उस वक्त क्योंकि, और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि मास मीडिया, उस समय जो नाटक होते थे उनके पीछे भी एक भाव होता था कि भारत को आजादी दिलानी है। इस तरह से नाटक होते थे, इस तरह की चीजें बनती थी, क्योंकि बहुत कुछ पत्रकारिता के माध्यम से, तो बहुत कुछ दूसरे माध्यमों से कहा जाता था, लोगों को संदेश दिया जाता था। तो उनके पीछे एक ही भाव था, वो था भारत को आजादी मिले। इस भाव से हमने भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। क्या आज हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि जिस मुल्क को विष्णु पराड़कर जैसे, जिस मुल्क को गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे, लोकमान्य तिलक जैसे, महामना मालवीय जैसे, जिन पत्रकारों ने हमको पत्रकारिता सिखाई, उनके लक्ष्यों पर, उनके जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया, राष्ट्रहित, क्या आज भी भारत के पत्रकारों का पहला कर्तव्य राष्ट्रहित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, मेरी पुस्तक का जिक्र आया, नरेंद्र मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। मेरी पुस्तक और मेरा कार्यक्रम और मेरी पत्रकारिता पिछले कुछ समय से मेरा पूरा फोकस फेक नैरेटिव्स पर है। आप फेक न्यूज सुनते हो, बार बार सुनते हो फेक न्यूज, आज एक बड़ा खतरा फेक न्यूज है। मेरी पूरी पत्रकारिता को मैं पिछले कुछ समय से फेक नैरेटिव्स पर आधारित कर रहा हूं। फेक न्यूज तो छोटी चीज है कि भाई फेक न्यूज आपने दी, एक फेक न्यूज दी, कई बार वो बस्ट हो जाती है कि ऐसा हो गया, यहां इसने कहा, थोड़ी देर बाद सब सामने आ जाता है। तो एक तो फेक न्यूज होती है जिसका प्रभाव सीमित होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब एक ही तरह की फेक न्यूज कई बार अलग अलग तरह से वैचारिक जो है अमले में, वैचारिक चादर में लपेट कर परोसी जाती है, बार बार परोसी जाती है, तो वो फेक नैरेटिव हो जाता है। और वो फेक नैरेटिव इस देश के लिए आज मैं मानता हूं सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए मैं पिछले कई सालों से लगातार उस फेक नैरेटिव के खिलाफ काम कर रहा हूं और मेरी पुस्तक भी उसी लिए है। अब ये देखिए फेक नैरेटिव क्या होता है, और मैं उसको आज के संदर्भ में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, अब ये पाकिस्तान ने सिर्फ पहलगाम, पुलवामा की जो घटनाओं को लेकर के उसने पूरी दुनिया में फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि भारत के आतंकी हमलों से पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, फेक नैरेटिव है पाकिस्तान का। लेकिन क्या पाकिस्तानी भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बना रहे? भारत में बैठे भारत के लोग भी भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बना रहे हैं। जैसे पिछले कुछ सालों का मैं जिक्र करता हूं, आपको दो तीन छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। सबसे बड़ा, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, ये कहा जाता है कि आज जो है पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है जी, पत्रकारों का गला घोटा जा रहा है, आज मीडिया को कहने की आजादी नहीं है, पहले तो बड़ा मीडिया आजाद था। ये आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं अरे भाई पिछले 10 साल में भारत का मीडिया जो उसका गला दबा दिया, या मीडिया तो कुछ कर नहीं सकता। ये एक पूरी तरह से फेक नैरेटिव है। मुझे तो 30 साल हो गए पत्रकारिता में, 30 साल
और 30 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सारे लोगों को नेताओं के इंटरव्यू लिए, नेताओं के साथ ट्रैवल किया, नेताओं के मैंने सब बहुत करीब से देखा। इस देश में आज सोशल मीडिया आने के कारण, और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता या किसी उसको मैं इसका श्रेय नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया आने के कारण इस देश में आज मीडिया को जितनी आजादी है उससे पहले इतना आजाद मीडिया कभी नहीं था। आज आजादी के मामले में हम गोल्डन एज में रह रहे हैं, गोल्डन एज में। आप सोचिए आज जो है, आप कहते हो कि जी मीडिया आजाद नहीं है, मैं कहता हूं आज सब कुछ है। आप में से कोई स्टूडेंट जिसके पास कहने के लिए, अच्छे कहने के लिए अच्छा कंटेंट है, आज वो जाकर सोशल मीडिया पर उसको बनाकर अपलोड कर सकता है। और अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो आपको जितने व्यूअर एक चैनल पर रिपोर्ट में नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा व्यूअर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिल जाएंगे। आज ये कहा जाता है फलाना पत्रकार की नौकरी ले ली, कई देश में फर्जी किस्म के पत्रकार हैं जो छाती पीटते, हाय मेरी नौकरी ले ली, हाय मेरी नौकरी ले ली। नौकरी जाने के कई कारण होते हैं मीडिया में, और पिछले 30 साल में नौकरियां पत्रकारों की हर बार जाती है, हर दौर में जाती है। जब कोई चैनल अधिग्रहण करता है कोई बड़ा, तब नौकरियां जाती हैं। चैनल में कटौती होती है तब नौकरियां जाती हैं। ये जो कुछ लोग बड़ा ये कहते हैं कि भाई पत्रकारिता पे हमला हो गया, इतने लोग, ये देखो इसको नौकरी से निकाल दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। वो लोग उस दौर में जो लोग आज इस तरह का झूठ बोलते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं, वो उस दौर में उन चैनलों के संपादक थे, और उनके संपादक रहते हुए 150-200 लोगों की कैमरामैन की नौकरियां ले ली गई थी। 150-200 लोगों की नौकरियां उनके सामने चली गई जब वो संपादक थे और जब वो करोड़ों रुपए का पैकेज उठा रहे थे, किसी उद्योगपति के चैनल का पैकेज उठा रहे थे। और आज वो कहते हैं कि आज मीडिया सुरक्षित नहीं है, तब उन्होंने उन 150 पत्रकारों के लिए, कैमरामैन के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों? क्योंकि उस चैनल ने तय किया कि अब तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, मोबाइल फोन आ गए थे, तो उन्होंने कहा हम सब कुछ मोबाइल फोन पे करेंगे, कैमरामैन को निकाल दो। क्या वो 150 कैमरामैन पत्रकार नहीं थे? उनके बीवी बच्चे नहीं थे? उनकी बेरोजगारी नहीं है? उनको अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवानी? तो वो 150 जो कैमरामैन को नौकरी से निकाल दिया, उस वक्त जो लोग चुप रहे, आज वो एक पत्रकार की नौकरी जाती है तो वो कहते हैं देखो जी बड़ा बवाल हो गया जी, मीडिया सुरक्षित नहीं है। ये सारे फेक नैरेटिव हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज जितना मीडिया स्वतंत्र है इससे पहले कभी नहीं था। जिन पत्रकारों को जो कहते हैं कि हमारी नौकरी चलेगी, आज वो अपने सोशल मीडिया पर जितनी उनकी नौकरी में सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा अपने सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, क्योंकि आज मीडिया आजाद है, आपको कुछ भी कहने की आजादी है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो अलग बात है कि आपको कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। जैसे अभी हाल में हुआ, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो कई यूट्यूब चैनल बंद करिए। वो क्यों करे? क्योंकि वो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे थे जिससे सीधा सीधा राष्ट्र की अखंडता को, एकता को खतरा है। अब एक चैनल जो जिस पर रोक लगाई गई, उसने खबर दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का इस्तीफा हो गया जी। अब आप सोचो, भारत युद्ध कैसी स्थिति में है, और एक सोशल मीडिया, एक ऐसा चैनल जिसके जो है 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर आकर कहता है अजीत डोभाल का रातों रात इस्तीफा ले लिया गया। वो व्यक्ति जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जो भारत की सुरक्षा के लिए जो मुख्य व्यक्ति है, आप उसका इस्तीफा, क्या इसका जनमानस पर क्या असर पड़ेगा? भारत के दुश्मनों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा कि मैं वॉर ऑफ नैरेटिव इस वक्त चल रहा है दुनिया में। वॉर ऑफ नैरेटिव की कौन अपनी बात किस तरह से कह सकता है? तो वॉर ऑफ नैरेटिव तो है, लेकिन ये जो लिमिटेड वॉर हुई, ये वॉर भी पूरी तरह से नैरेटिव पर लड़ी गई। ये वॉर जितनी, इस बार हमने देखा कि टेक्नोलॉजी से सारी लड़ाई लड़ी गई। ऐसा नहीं हुआ कि उनके सैनिक चले, हमारे सैनिक चले। पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बदल गई है। अब वो युद्ध नहीं होता कि सैनिक जाएंगे, टैंक जाएंगे, जो हम फिल्मों में देखते थे कि हमारा एक वीर सिपाही जो है वो जाता है तोप का गोला लेकर और पाकिस्तानी टैंक के ऊपर कूद जाता, उड़ा देता है। अब वो युद्ध नहीं होता।
अब वो वहां से ड्रोन भेजता है पाकिस्तान, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, और ये सोचिए कि युद्ध जैसी स्थिति में होता क्या है, वो वहां से ड्रोन भेजता है। हमको अपनी सुरक्षा के लिए उसके ड्रोन कितने होंगे, उसका ड्रोन होगा एक 10,000 रुपए का होगा, 20,000 रुपए का होगा, और उसके बदले हमें लाखों डॉलर का अपना S-400 जो हमारी सुरक्षा के लिए हमने लिया, हमको वहां से मिसाइलें छोड़नी पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी का वॉर है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इस लेवल पे नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा मशीनरी लड़ रही थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का पूरा आर्मी जो है प्रोपेगेंडा वॉर लड़ रहा था भारत के खिलाफ। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारी एक महिला पायलट कब्जे में है। अब सोचिए भारतीयों के मन पर क्या असर पड़ेगा, एक आम भारतीय के मन पर, जैसे उसको ये खबर दी जाएगी कि भारत के 2 राफेल उन्होंने गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए, भारत की एक महिला पायलट उनके कब्जे में है। आप सिहर उठेंगे कि यार महिला पायलट की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, आप सबके मन में सवाल आएगा। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा था, लेकिन यह प्रोपेगेंडा सीमा पार से हो तो समझ में आता है। इस प्रोपेगेंडा को अगर भारत में बैठे लोग आगे बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा वो लोग गद्दार हैं, वो देश के दुश्मन हैं। आप इस प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का नैरेटिव कैसे बन सकते हैं? तो ये पूरी प्रोपेगेंडा वॉर थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं यहां पर एक बात और कहूंगा, भारत के मीडिया ने, क्योंकि अब जो हमारी जनरेशन है जो मीडिया में इस वक्त एक्टिव है, उन्होंने वॉर कभी देखी नहीं, उन्होंने वॉर जैसी सिचुएशन का सामना नहीं किया, वॉर जैसी सिचुएशन की रिपोर्टिंग नहीं करी। अंतिम जो वॉर, जो लिमिटेड वॉर थी, वॉर नहीं थी, लिमिटेड वॉर थी, वो कारगिल में हुई थी। कारगिल के समय जो संपादक थे उनमें से ज्यादातर रिटायर हो गए। कारगिल के समय भी हमने बहुत बड़ी गलतियां की थी। मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, मैं जब कह रहा हूं गलतियां की थी तो मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। कारगिल वॉर में मीडिया ने बहुत गलतियां की थी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। उसी तरह से हमने 26/11 आतंकी हमला, उस समय हमने गलतियां करी, मीडिया ने बहुत गलतियां करी, और इस बार भी मीडिया ने बेइंतहा गलतियां की। 8 तारीख को, 9 तारीख को जिस तरह से हमारे मीडिया ने कर दिया कि पाकिस्तान का जो है इस कराची में हो गया, लाहौर में घुस गए, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी। अब इसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि अगले दिन पाकिस्तान के मीडिया ने उसका मजाक बनाना शुरू किया। तो नुकसान किसका हुआ? भारत का हुआ। वॉर जैसी सिचुएशन में, अब मैंने कहा भारत की पत्रकारिता राष्ट्रहित में, भारत के पत्रकारों की, लेकिन राष्ट्रहित का मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने उत्तेजित हो जाएं, और मैं इसको राष्ट्रहित भी नहीं कहता। दरअसल उस रात पूरी तरह से टीआरपी की जंग चल रही थी। जो मीडिया घराने थे, जो टेलीविजन चैनल से, वो टीआरपी की लड़ाई लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा देखा जाएगा। तो एक ने अगर कहा कि लाहौर में घुस गए तो दूसरे ने चला दिया कराची में घुस गए। एक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का जो है वो कमांडर जो है वो बंकर में घुस गया, तो अगले ने कह दिया पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री था वो घुस गया बंकर में। तो ये जो होड़ लगी थी ना, इससे अल्टीमेटली नुकसान हुआ। तो मीडिया की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मीडिया की ट्रेनिंग होनी जरूरी है कि वॉर जैसी सिचुएशन में आपके संपादक, आपके रिपोर्टर क्या करेंगे। आप कश्मीर में खड़े होकर ये नहीं रिपोर्टिंग कर सकते कि देखो जी भारत की मिसाइल जा रही है, ये भारत ने मिसाइल छोड़ी है। ये रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते। आप दुश्मन को अपनी रिपोर्टिंग से अपने ठिकाने नहीं बता सकते। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की, और मीडिया को इसको समझना होगा। ये सब चीजें हम जाने अनजाने पाकिस्तान के टूल ना बने, देश विरोधी ताकतों के टूल ना बने। और अब क्योंकि वॉर जैसी जो सिचुएशन थी, हालांकि भारत ने, और इस बात को हमको बार बार याद रखना चाहिए, भारत ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। कल भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसका मायने यह है कि भारत पर एक भी आतंकी हमला होगा तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, उसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, जिनको मालूम नहीं है इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है, वो सब इस पर टिप्पणी करने लगे। अरे हमने तो सोचा था कि हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, हमने तो सोचा था पीओके ले लेंगे, हमने तो सोचा था पाकिस्तान को इस बार बर्बाद कर देंगे। बड़ा आसान होता है ये कहना,
और किसी पत्रकार के लिए भी बड़ा आसान है ये कहना। जब मेरे से कई लोगों ने जब ये जिक्र किया, और आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, मैं उनको एक ही बात कह रहा, मैंने कहा आप जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमारा विजन क्या है? हम सबका विजन ये कमरा है, हम सिर्फ इस कमरे में जो हो रहा है वो देख पा रहे हैं। जब आप बाहर निकलोगे तो आप शायद यूनिवर्सिटी का विजन देख पाओगे। अगर आपको मैं ड्रोन दे दूं और मैं कम ड्रोन उड़ाऊं और ड्रोन जो है आपके जिंद शहर के ऊपर रहेगा, तो आप पूरी जिंद शहर का विजन देख पाओगे। लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री टॉप पर बैठा है, उसके पास वो विजन है, वो देख रहा है जो हम नहीं देख रहे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, हमारी सेनाओं में क्या हो रहा है, हमारे आम नागरिकों की कैसे हिफाजत होनी है, हमारे जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी कैसे हिफाजत होनी है, वो चारों तरफ विजन से देख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री वो टॉप पे बैठा है, क्योंकि उसके पास वो, हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग यहाँ पर देख के इतना विजन बना करके डिसाइड कर देते हैं कि पाकिस्तान में कब्जा हो जाना चाहिए। अरे पीओके हमको लेना है भाई, हमारा हिस्सा हमें लेना है, लेकिन कब लेना है, कैसे लेना है, वो भारत की सेना तैयार डिसाइड करेगी, भारत का राजनीतिक नेतृत्व डिसाइड करेगा। ये हम पत्रकार डिसाइड नहीं करेंगे कि इस बार चढ़ाई कर देनी चाहिए थी। न्यूक्लियर वॉर, वो देश न्यूक्लियर देश है, पाकिस्तान, इस बात को स्वीकार कीजिए। लेकिन यह भी बात स्वीकार कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अब तक तो हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में आ जाते थे। तो ये सब चीजें जो है, हमको इसका गहराई से विश्लेषण करने की आदत होनी चाहिए। अब मैं एक बात और इस वॉर से जाकर कहता हूं, ये वॉर जैसी सिचुएशन तो हमने आप देखी ना, इससे पहले हिंदुस्तान में क्या हो रहा था हमारे, देखिए मैं बार बार कहता हूं, और मैं जनरल बिपिन रावत की बात को याद दिला रहा हूं। जनरल बिपिन रावत ने कहा था, जब भारत के खिलाफ कोई भी युद्ध होगा तो हमको 2.5 मोर्चों पर लड़ना होगा। 2.5 मोर्चों पर। 2.5 मोर्चे क्या थे? एक मोर्चा पाकिस्तान का, एक मोर्चा चीन का, और आधा मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर बैठे भारत के गद्दारों। और हमने इस बात देख लिया, जब हम वॉर सिचुएशन में थे तो चीन की ओर से बयान आया कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं। 2 मोर्चे खुल गए, और आधा मोर्चा हिंदुस्तान में खुला हुआ था। लेकिन वो आधा मोर्चा जो हिंदुस्तान में खुला था, वो आज से नहीं खुला, वो भारत को लगातार कमजोर कर रहा। यहीं पर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो यहाँ युवा पत्रकार जो कल को पत्रकार बनेंगे, उनको इन चुनौतियों का ध्यान रखना है। मैं आपको ले चलता हूं 20 दिन पहले की घटना की तरफ। जैसे ये पुलवामा का, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने ये कहा कि पाकिस्तान, भारत के अंदर अब कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा। हम भूल ना जाए इस बात को। इस जब सीमा पर संघर्ष चल रहा था और जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, इसके बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। हम उसको भूल ना जाए, क्योंकि वो बताता है कि भारत के ऊपर अंदर से कितना बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्या था? इन दोनों घटनाओं के बीच जब पाकिस्तानियों को निकालने की शुरुआत हुई, तब हमें पता चला भारत के कोने कोने में, भारत के शहर शहर में, भारत के गांवों में 20, 25, 30, 40 साल से पाकिस्तानी बैठे हैं। 40 साल से उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, नागरिकता पाकिस्तान की है, लेकिन आधार कार्ड जिंद का है, वोटर आईडी कार्ड जिंद का है। ऐसे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से निकलने शुरू हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं था, कश्मीर में तो एक ऐसा व्यक्ति मिला जो पाकिस्तान से आया था और भारत में जम्मू कश्मीर की सेना के अंदर, जम्मू कश्मीर की पुलिस में भर्ती हो गया। आप सोचिए हम कितने बड़े खतरे में रह रहे हैं। और उसकी पोस्टिंग कहां थी? उसकी पोस्टिंग मां वैष्णो देवी के दरबार में थी। आप सोच सकते हैं हम लोग कितने बड़े खतरों के बीच हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार में एक पाकिस्तानी का मूल निवासी वहां वो हमारी हिफाजत करने के लिए खड़ा, बंदूक लेकर, और सरकार की तरफ से बंदूक लेकर खड़ा। ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना कीजिए। भारत के गांव गांव में ऐसी महिलाएं निकल रही हैं जो कह रही हैं
मेरा पति जो है, वो कह रही है कि मेरा पति जो है वो तो पाकिस्तानी है, वो तो हर साल में आता है फिर पाकिस्तान चला जाता है, और उसके कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। आप कल्पना कीजिए कौन सा हमने कैसा देश बना दिया। 1947 में बंटवारा हुआ ना, और बंटवारे के बाद जो है, बंटवारे के बाद भी ये स्थिति है कि पाकिस्तान के नागरिक यहां रह रहे हैं, और बंटवारे के बाद स्थिति है कि भारत की जो बच्चियां हैं उनकी शादी पाकिस्तान से आए व्यक्ति कर रहा है, और शादी करें ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं, आपका प्यार मोहब्बत हुआ, रिश्ता बना हुआ, पर शादी करके अपनी बहू को ले जाइए ना अपने घर, वहां की नागरिकता दिला दीजिए, वो यहीं पर रहेगी, बच्चे यहीं पैदा करेगी, और उसके बच्चे जो पाकिस्तानी मूल के बच्चे हैं उनको आप भारत का वोटर बना दोगे, वो भारत का अनाज खाएंगे, वो भारत के, वो कश्मीर में एक लड़का 17 साल से, उसने कहा जी मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था, मुझे निकाल रहे हैं, मैं तो 17 साल से पाकिस्तान 17 साल का आया था, और मैंने यही पढ़ाई करी। अब आप सोचिए कश्मीर में पढ़ाने, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब पता क्या है? उसने भारत सरकार के जो सब्सिडाइज रेट था, उस सब्सिडाइज रेट पर उसने डिग्री हासिल करी, जिसका पैसा, जो पैसा आपका और मेरा पैसा था, भारत के नागरिक के हक का पैसा था, उससे पाकिस्तान का जो व्यक्ति जो है वो आकर यहाँ पे शिक्षा ले रहा है, उसके बाद कह रहा मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था। और जब इन लोगों को निकालने की बात आई तो भारत में कई लोगों ने आंसू बहाने शुरू कर दिए कि नहीं क्यों निकाल रहे हो जी इनको, ये तो 40 साल से रह रहे हैं जी, 25 साल से रह रहे हैं जी, क्यों निकाल रहे हो? अब सोचिए, दरअसल ये पूरी घटना का इसमें एक बात पहलू को सोचिए, हर थाने के अंदर, हर थाने के अंदर, हर देश के हर जिले में एक रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर में विदेश से आने वाला, अगर पाकिस्तान से आने वाला कोई नागरिक है उसकी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, और अगर वो व्यक्ति, वो जो पाकिस्तान से आया नागरिक है, गायब हो जाता है, तो ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है, नागरिकों की भी है, ये जिम्मेदारी पत्रकारों की भी है कि हमारे इलाके में कितने पाकिस्तानी आए थे जो अचानक से मिसिंग हो गए। अब आप सोचिए अगर 40 साल से कोई भारत में आकर रह रहा है, इसका मतलब समाज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि हमारे आसपास में कोई रह रहा था, हमने उसके बारे में सूचना देनी उचित नहीं समझी, हम पत्रकारों को जानकारी नहीं थी कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, तो हम सब कलेक्टिव रूप से फेल हुए हैं। और मैं इसको दोबारा पीछे ले जाता हूं, इसको और थोड़ा पीछे ले जाता हूं, यही से बताता हूं नैरेटिव वॉर कैसे होती है। इन पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ही तो एनआरसी का जिक्र आया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जब सीए आया था, नागरिकता संशोधन कानून, तब क्या हुआ? भारत में एक झूठ फैलाया गया कि नागरिकता संशोधन कानून आएगा तो भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, भारत के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और ये बयान कौन दे रहे थे? ये बयान इस देश के जिम्मेदार नेता दे रहे थे, जो पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। राष्ट्रीय सीए नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हुए आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है, एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, एक मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि हमने झूठ बोला, हमने नेताओं को भड़काया, हमने पब्लिक को भड़काया, पब्लिक, और सीए के नाम पर इस देश में दंगे हुए, देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए, 50 लोग मारे गए, क्योंकि यह कहा गया कि सीए कानून आएगा। तो झूठ था, वो झूठ एक्सपोज हो जाना चाहिए ना, आज हमारे सामने है, लेकिन वो झूठ एक्सपोज हो गया, पकड़ा गया। लेकिन जिन लोगों ने उस समय झूठ बोला था कि सीए आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, आज वो लोग एक और बड़ा झूठ लेकर आ गए कि वक्त संशोधन कानून आएगा तो मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। और भारत का मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने उस समय झूठ चलाया कि सीए आने से नागरिकता चली जाएगी, आज मीडिया का वही हिस्सा उन झूठ को चला रहा है कि वक्त संशोधन कानून आएगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छीन जाएंगी। ये झूठ कब तक चलेगा? ये नैरेटिव्स कब तक चलेंगे? ये भारत की सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं। मीडिया से, देश के नागरिकों से मेरा निवेदन है, जिंद के लोगों से मेरा निवेदन है, इस बात को समझें
कि हमारे खतरे क्या है। हमारे बहुत बड़े खतरे हैं भाई। ये जो दो मोर्चों की लड़ाई है ना, जो चीन से और पाकिस्तान से लड़नी है, हमारी सेना कैपेबल है, उसने दिखा दी अपनी कैपेबिलिटी। वो घुसकर के पाकिस्तान के अंदर अगर 100 किलोमीटर पंजाब में घुसकर अगर उन्होंने, भारतीय सेना ने उनका आतंकी ठिकाना नष्ट किया, तो उससे भारतीय सेना की कैपेबिलिटी समझ आ जानी चाहिए। तो हमारे दो मोर्चे जो है ना, वो लड़ लेंगे हमारे सैनिक, वो इतने कैपेबल हैं। लेकिन ये जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, ये हमको लड़नी पड़ेगी, एज ए सिटीजन लड़नी पड़ेगी, एज ए जर्नलिस्ट लड़नी पड़ेगी। हर पत्रकार को लड़ना है, क्योंकि ये देश मेरा है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी भी है, एक पत्रकार के रूप में, एक नागरिक के रूप में। इसलिए यहीं से शुरू होती है। इसलिए जो आज आपने जो विषय दिया ना, राष्ट्रीय कर्तव्य पत्रकारों का राष्ट्रीय कर्तव्य यही है कि देश के लिए, समाज के लिए। और एक बात अंत में ये भी कहूंगा, मैडम आपने कहा सत्ता से सवाल पूछना, बिल्कुल सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सिर्फ सत्ता से सवाल नहीं पूछना चाहिए, हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। देश में ये भी एक नैरेटिव बना दिया गया, हमारे जैसे लोग जो हैं, अगर कोई ये कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, तो हम कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। आप बताओ, ये कागज है, ये कानून है, इसमें कहां लिखा है? तो हमको कहते हैं ये तो गोदी मीडिया है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, हम गोदी मीडिया, भारत माता की गोद में बैठे मीडिया, और जिस गोद में हम बैठे हैं, जिस गोद में मुझे मां का प्यार मिला, उस गोद की हिफाजत के लिए तो मैं सवाल करूंगा, सबसे सवाल करूंगा। तो ये भी आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अंत में एक चीज और मैं कह दूं, देखिए मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमा, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक की जो धारणा है, पब्लिक का जो मन है, पब्लिक की जो विचार है, उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। इस रोल को मीडिया को भी समझना है, लेकिन इस रोल को सिनेमा का भी बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या सिनेमा हॉल में, या जो हम नाटक देखते हैं, जो कविताएं, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूं। देवऋषि नारद जो है, वो आदि पत्रकार, उनका काम क्या था? सूचनाओं को पहुंचाना। लेकिन आप भारत में 60 और 70 के दशक की फिल्में देख लीजिए, देवऋषि नारद को कैसे डिपिक्ट किया था हमारी फिल्मों ने, कैसे डिपिक्ट किया था कि जैसे वो आग लगाने वाले कोई एक व्यक्ति है, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, आग लगाते हैं। जिस तरह से घर में जो कहते हैं ना कि झगड़ा लगाने वाले, इस तरह से देवऋषि नारद को हमारी सिनेमा में दिखाया गया। और यहीं से हमारी मानसिकता जो है प्रभावित करने की शुरुआत होती है। वो तो भला और विश्व संवाद केंद्र ने कम से कम देवऋषि नारद जयंती पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने शुरू करे, तो देश की नई पीढ़ी जान रही है कि देवऋषि नारद जो है कितने महान ऋषि थे और क्या परंपरा का पालन कर रहे थे, सूचनाओं को पहुंचाना ताकि धर्म की जीत हो। ये उनका काम था, सही सूचना सही जगह पहुंचा देना ताकि धर्म की जीत हो, ये उनका काम था। लेकिन सिनेमा ने कैसे दिखा? इसी तरह से भारतीय सिनेमा में, टेलीविजन चैनलों में क्या बताया? वीरता का प्रतीक टीपू सुल्तान की तलवार। वीर शिवाजी क्यों नहीं? वीर शिवाजी क्यों नहीं वीरता के हमारे प्रतीक? महाराणा प्रताप क्यों नहीं? ये जो प्रतीक हमारे दिमाग में जो भर दिए जाते हैं सिनेमा के माध्यम से, इन सब से सावधान, सतर्क। और सिर्फ सिनेमा नहीं, आज विषय नहीं है, लेकिन इसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल है। इतिहास में जिस तरह के झूठ हमको पढ़ाए गए, जिस तरह के नैरेटिव गढ़े गए, उन सब से लगातार सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है और उन सबको एक्सपोज करने की जरूरत है। और एक पत्रकार के रूप में जो यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरा आग्रह है, इस आधे मोर्चे की लड़ाई में अपना योगदान लगातार देते रहें, देवऋषि नारद जी की तरह, और अपनी भूमिका निभाते रहें। जो लोग युवा पत्रकार हैं जो आएंगे, वो ये प्रण करके आए, वो कमर कस के आए कि उनको इस आधे मोर्चे से लड़ाई लड़नी है, इस आधे मोर्चे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उसकी तैयारी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महोदय, आप